अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। महज़्ज़ब होने के लिए तहज़ीब का होना ज़रूरी है। तमद्दन, ज़ाब्ते, असूल, समाज, अंदाज़, अखलाक, अक़दार, रवाज, ज़ाहिर, बातिन, नेकी, अमल, किरदार, रहन सहन और मज़हब, ये तमाम अल्फाज तहज़ीब की अहमियत उजागर करते हैं। आमाल की तराश खराश, फितरत की कांट छांट, शऊर और सकाफ़त का इम्तज़ाज, सब कुछ तहज़ीब में पिन्हा है। यूँ तहज़ीब नाकाबिल तक़सीम इकाई है। तहज़ीब का ताल्लुक़ समाज से और तमद्दन का फ़र्द से है। ये भी सब जानते हैं कि फ़र्द समाज का हिस्सा है, इसीलिए तहज़ीब व तमद्दन हमेशा एक साथ होते हैं। पहले कहे गए अल्फाज में तहज़ीब के पैमाने भी शामिल हैं। ज़हनी पैमाना, जिसमें ज़हनी कैफ़ियत, अखलाक़ी पैमाना, जिसमें अखलाक़ी कैफ़ियत, अक़ली पैमाना, जिसमें अक़ली कैफ़ियत, और ज़िंदगी पर मोहित पैमाना, जिसमें तर्ज़ हयात शामिल है। क्या हमारा समाज इन पैमानों से कभी लबरेज होगा? हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पर बना। इसका दारुल खिलाफ़ा इस्लामाबाद है। इसका नाम भी इस्लाम के नाम पर है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से, जिसकी इस्लाम सबसे ज़्यादा तरगीब देता है। एक जमात है मुस्लिम लीग नून, यानी इसका नाम भी इस्लाम के नाम पर है। 2 दिन कबल इस्लामी जमहूरिया के शहर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुस्लिम लीग की खातून रहनुमा से पार्लियामेंट के बाहर शरारत की कोशिश किसने की? आज ख़वातीन के आलमी दिन पर इसका जवाब मुल्क का कौन सा इदारा देगा? क्योंकि ये सारी हंगामा आराई खबर बनकर मीडिया का हिस्सा तो रही। फिर ऐवान के स्पीकर ने भी इजहार अफसोस किया। जवाब तो बनता है, वरना साहिब के अल्फाज तो गूंजेंगे कि ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियाँ, ये मंजर दिखाओ। सना खान तकदी से मशरिक़ को लाओ, सना खान तकदी से मशरिक़ कहाँ है? नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसा से शोबा से मुंसलिक हैं, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है और तजर्बे की ये तवालत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। मैं जानता हूँ बहुत मसरूफ़ियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, सेनेट चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बड़ा चर्चा है और उसी हवाले से बहुत तोड़ जोड़ भी जारी है और यूँ कह लें कि गहमा गहमी भी है। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, बिलावल भुट्टो की चौधरी बरादरान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की हमायत से साफ इनकार कर दिया चौधरी बरादरान ने और कहते हैं आपका घर आना हमारी सादत है, वादा कर चुके, खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं। कैसे देख रहे हैं जी? वाकई बिलावल भुट्टो चले तो गए चौधरी बरादरान की जानिब और उन्होंने वाज़ेह तौर पर साफ इनकार कर दिया कि हम तो वादा कर चुके हैं, तो अब मुमकिन नहीं है, और इन्हें इनकार कर दिया, उधर इनकार मुमकिन नहीं है। सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना आदिल साहब। आप देखें कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में तकरीबन मेरे ख्याल से 7 के करीब सीटें हैं और वो पंजाब फतह करने निकल गए। पहले सिंध के हालात तो दुरुस्त कर लें। सिंध में जहाँ पे उनके पास हुकूमत है, जहाँ पे कुत्ते की कांटे की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, उधर कंसंट्रेट करें। आप पंजाब में पहुँच गए और मुझे तो राना साहब बड़ी हैरत होती है एक बात की कि ये सियासत आपसे क्या क्या काम करा लेती है। ये वही चौधरी बरादरान थे, ये वही चौधरी परवेज़ इलाही थे जिनके बारे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले ख़त लिखा था और उसमें कहा था कि मेरे मुबैना या नामज़द कातिल का तौर पे उन्होंने परवेज़ इलाही का नाम जो है वो शाया करवाया था। तो आप किस तरह पहुंच जाते हैं? कैसे आपकी हिम्मत होती है सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ सियासत करने के लिए? पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, आप अभी सेनेट की सियासत कर रहे हैं। आप सेनेट की सियासत करें, अभी सेनेट की चेयरमैन का इलेक्शन है, आपने जो है रुख वो पंजाब की तरफ मोड़ दिया है जहाँ पे सिर्फ आपकी 7 सीटें हैं। नहीं, ये गए भी तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से थे कि शायद उनको वो कोई जी, चेयरमैन सेनेट के लिए भी और पंजाब में भी तब्दीली लाने के लिए ना। लेकिन क्योंकि चौधरी बरादरान आपने देखा है कि बड़े जीरक सियासतदान हैं, बड़े अरसे से सियासत में हैं और उन्होंने जब एक वादा कर लिया, जब वो एक पार्टी के साथ कोalition में चल रहे हैं तो वो अपनी बात निभाएंगे। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी ही
साफ़ सुथरी सियासत की है और वो कई दहाइयों पे मोहित है, और जब वो एक पार्टी के साथ चल रहे हैं तो वो कभी भी उनको छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। तो आपको ये लगता है कि जो उन्होंने फैसला किया है उसके बाद बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी या उनकी वो जो जोड़ तोड़ के सूरत हाल पीडीएम चल कह रही लें है, आप, हाँ। पीडीएम कह हाँ, लें, हाँ। कि उसमें कोई स्टॉप आएगा? नहीं, स्टॉप तो नहीं आएगा, क्योंकि आप देखें कि पीडीएम जब से बनी है उनके जलसे कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, और वो फ्लो में चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका बयानिया नहीं, एक मेरा चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो चाहते तो है ना कि वो किसी ना वो किसी तरह कोशिश तो अरकान पूरी बढ़ाएं। करेंगे, वो कोशिश तो पूरी करेंगे। और वैसे देखा जाए तो पीडीएम के पास तो नंबर भी पूरे हैं तकरीबन, क्योंकि जो ग्रैंड अपोजिशन है उसके पास तकरीबन 53 वोट्स हैं, और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास 47 है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब उन्हें किस बात का ख़तरा है? अगर यही ओपन बैलेटिंग की उन्होंने फेवर की होती और बिल कौमी असम्बली के अंदर पास किया होता तो आज उनको कोई शक व शुबहात नहीं होते। अब उनको यही परेशानी है कि कहीं आज़ाद अरकान या दूसरे हमारे अरकान दूसरी तरफ वोट ना डाल दें। तो इसी क्लैरिटी के लिए तो इमरान खान साहब कह रहे थे, उनको क्या नुकसान हुआ? पीटीआई की गवर्नमेंट को सिर्फ एक सीट उनकी गई, लेकिन आपको देखें कितना बड़ा बयानिया जो है उनको दुरुस्त साबित हुआ कि जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया कौमी असम्बली से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो उनको 178 वोट पड़े, और उससे ही 2 दिन पहले असम्बली के अंदर उनके कैंडिडेट को 164 वोट पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि सेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कल मैंने फेसबुक खोली तो मेरा एक 6 साल पुराना आर्टिकल पॉपअप हुआ, वो जो मेमोरी में आता है, सही। और उसका उन्वान था सेनेट लूट सेल। मैं लंदन में था उस वक्त, और तब मैंने वो आर्टिकल लिखा था और वो नेशन अखबार में छपा था, और मैंने ये सेनेट के पैसे के लिए अब तो वो के बारे में अच्छा छपा। हाईलाइट हुआ होगा, पढ़ा गया होगा, क्योंकि पढ़ा लूट गया, सेल लोगों तो ने हुई ना। बिल्कुल कमेंट दिए लोगों ने कि देखें 6 साल क्या 30 साल से ये। कल मैं एक टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था कि नवाज शरीफ का बयान आ रहा था कि ये खरीदो फरोख्त कब बंद होगी, ये निज़ाम तब्दील होना चाहिए। ये पुराना उनका बयान था सेनेट इलेक्शन के बारे में। तो भाई खुदा के वास्ते लोग आपको ऐवानों में इसलिए भेजते हैं कि वहाँ जाके आप कानून साजी करें, ना कि वहाँ कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकें और एक दूसरे पे आवाज़ें कसें या लड़ाई झगड़ा करें। अगर क्योंकि आपका इतना तजर्बा है, आपने बहुत गुजारा है इस फील्ड में, और 6 साल पहले जो आपने लिखा था वो आज तो बहुत नुमाया है, और अगर ये कानून साजी नहीं हो पाई तो कौन जिम्मेदार आपको लगता है? असम्बली मेंबर्स जिम्मेदार है। अगर मुल्क में कानून साजी नहीं आती तो हमारी पार्लियामेंट जिम्मेदार है, क्योंकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा इदारा है, काबिल एहतराम इदारा है, उसमें भी जब कोई आइनी बात जाती है तो वो उसको नहीं छेड़ते। वो कहते हैं हम सिर्फ आइन की तशरीह कर सकते हैं, लेकिन आइन में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया वो हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं किसके अंडर आप समझते हैं, अपोजिशन के अंडर या हुकूमत के अंडर? नहीं, ये पार्लियामेंट जो है, जब आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी आ जाती है। उसमें अपोजिशन भी आ जाती है, उसमें आज़ाद अरकान भी आ जाते हैं, उसमें हुकूमती पार्टी भी आ जाती है, और इन सब की जिम्मेदारी है। हमने इनको वोट दे के आवाम के मसाइल हल करने के लिए भेजा है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं भेजा। ये अपनी जो चपलकशें हैं उनको दूर रखें, अपने झगड़ों को दूर रखें, आवाम की बेहतरी के लिए जो है वो काम करें। यानी आपको नहीं लगता कि हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है अगर कानून साजी नहीं हो पाई? देखिए, अगर हुकूमत कोशिश करती है और कोई बिल लेके आती है और अपोजिशन उसको रद्द कर देती है, कोऑपरेट नहीं करती, तो वहाँ अपोजिशन की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। अपोजिशन जिम्मेदार है, यानी हुकूमत बरी जिम्मा है आपकी नज़र? बरी जिम्मा नहीं है। अगर कोई अच्छा बिल अपोजिशन लेके आती है और हुकूमत उसमें तावन नहीं करती तो वहाँ हुकूमत जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार दोनों ही हैं। इनको चाहिए कि मिलजुल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कानून साजी करें। सही। मैं आगे बढ़ता हूँ। शिबली फराज साहब कहते हैं नंबर गेम मुकम्मल कर ली, सादिक संजरानी ही चेयरमैन बनेंगे, और साथ में उन्होंने पीडीएम के लॉन्ग मार्च को ना रोकने का ऐलान भी किया है। लेकिन आपको लगता है कि नंबर गेम वाकई मुकम्मल हो गई और सादिक संजरानी? देखिए, ये बात फिर वो यू टर्न वाली होगी, और बड़ी ही ये नामुनासिब बात है कि अभी कुछ दिन पहले तो आप नंबर गेम की वजह से कह रहे थे कि इसको ओपन बैलेट किया जाए, जो अरकानों की खरीदो फरोख्त होती है या उनको अपने दाम में फंसा के जो है वोट दिलवाया जाता है। तो अब आप नंबर गेम क्यों पूरी कर रहे हैं? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? या कैसे करें? आप कैसे नंबर गेम पूरी करेंगे? आप किस तरह मेम्बरान को अपनी तरफ खींचेंगे? तो वही बात है कि जो एक चीज़ ख़राब अपोजिशन ने की है, अब आप भी वही बात कर रहे हैं। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका लीडर जो है वो हारने से नहीं डरता। उसने कहा कि मैं दूसरे दिन उसने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूँगा, भले मुझे अपोजिशन में बैठना पड़ जाए। तो ये नंबर गेम वाली बात आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती। तो वो भी तो हुकूमत की तर्जुमान है। आपको क्या लगता है, क्या कोई मुशावरा से बात नहीं की असल होगी में उन्होंने? हुकूमत के तर्जुमान बहुत ज़्यादा हैं,
और वो अपनी अपनी बात कर जाते हैं, कभी कभार लीडर को फॉलो नहीं करते। दूसरी नहीं, तो तरफ आपको नहीं लगता कि इन बयानात की वजह से ये जो मौक़िफ़ दिए जाते हैं या बयानिया जो इस्तेमाल किया जाता है, उससे हुकूमत की साख या स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, तर्जमान तो वो हुकूमत के हैं ना, तो वो कहीं डिस्टर्ब होती नज़र नहीं आती, मुतासर होती? डेफिनेटली अगर कोई बात इमरान खान साहब कहते हैं, वो हुकूमत कहती है, और तर्जुमान को इस किस्म की बात कर देता था, हुकूमत को और इमरान खान साहब को सुबकी उठानी पड़ती है। अक्सर ऐसा हुआ है कि बयान दिया गया और उससे हुकूमत की सुबकी हुई है। दूसरी तरफ आपने PDM की बात की कि उनको इजाज़त दी जाएगी धरना देने की, ये अपोजिशन का हक बनता है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह अगर आप जो है वो कोई पुरतशद्दद किस्म का धरना नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की रैली नहीं होनी चाहिए जिससे आम आवाम को डिस्टर्बेंस हो। इस्लामाबाद में अब एक मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैंने अक्सर देखा है कि डी चौक में धरना दिया होता है तो वो पूरी जो है रोड बंद की हुई होती है आगे से, उससे आम पब्लिक को आना जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेट्रो बंद कर दी जाती है, आवाम को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप भी बाहर गए हुए, मैं इतना अरसा लंदन में रहा, अगर हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज करते थे तो हमें फुटपाथ तक वहाँ पे कवर करने की इजाज़त नहीं होती थी। एहतजाज फुटपाथ के पीछे चल रहा होता था, एक लाइन वो ड्रॉ कर देते थे, बैरियर लगा देते, बैरियर भी नहीं लगाते थे, लाइन ड्रॉ कर देते थे कि इस लाइन से आपने आगे नहीं आना, और लोग फुटपाथ अपना इस्तेमाल कर रहे होते थे। यहाँ तो सड़कें चौक हो जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, लोगों को अपने दवातर आने में प्रॉब्लम होती है। तो इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने वाली हैं। सही, लेकिन इसके बरक्स एक और बयान है, वो है नासिर शाह का, PP रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास अददी अक्सरियत, उन्होंने उसका दावा किया है कि अददी अक्सरियत है। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नासिर शाह साहब की तो एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें गुफ्तगू सुनी जा रही थी। अगर आवाज़ उनकी तरह ही लग रही थी, अभी फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा। तो पीपल्स पार्टी तो इस तरह बाइंग एंड सेलिंग में जो है वो मशहूर है। आप देख लेना, जरदारी साहब को कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो वो ख़रीदने में, ख़रीदो फरोख्त में बहुत अच्छे हैं। पहले सादिक संजरानी, अगर वो ख़रीदो फरोख्त भी करते हैं तो जो वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा है? कोशिश अपनी उनकी पूरी होगी, लेकिन अभी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि किसका पल्ला भारी, क्योंकि इधर शिबली फराज साहब ने कह दिया नंबर मैं यही हमारे भी पूरे हैं। लेकिन शिबली फराज अगर कहते हैं तो वाकई वो एतराज़ जिस तरह आपने क्रिटिसाइज किया है कि आखिर कैसे कर लेंगे? देखिए राना आदिल साहब, आप और हम साफ़ी हैं, हमने गलत को गलत, सही को सही कहना है, हमने किसी की फेवर नहीं करनी। नहीं, मैं उसी तजज़िये पे जाना चाहता हूँ कि अब फिर कैसे कर लेगी तहरीक इंसाफ? ये उसी तरह बात है कि वो ये उसी तरह है जिस तरह हुकूमती अरकान हफीज़ शेख की जीत के लिए बहुत पुरुमीद थे, और जबकि दूसरी तरफ से भी दावा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे, और आउट ऑफ द ब्लूज़ आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, जबकि उनके पास इतनी अददी जो अक्सरियत थी वो असेंबली में मौजूद नहीं थी। जो ग्रैंड अपोजिशन है उनके पास 160 वोट है असेंबली के अंदर, और उन्होंने 169 वोट जो है वो हासिल किए। तो ये तो मुकाबला तो चल रहा है, जोर तो दोनों तरफ से लगेगा। दोनों पहलवान जो है बड़े मजबूत किस्म के पहलवान है, तगड़े पहलवान है, देखते हैं कौन किसको गिराता है। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ तो तब्दील है ना, कैंडिडेट्स, यानी जो सूरत हाल पहले थी हुकूमत की जानिब से कैंडिडेट की, वो थे हफीज़ शेख। अब यहाँ पे चेयरमैन सेनेट तो हैं सादिक संजरानी। आपको क्या लगता है कि जहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि वो कम अज़ कम वो एक तो कम नहीं होंगे, दूसरा उधर बढ़ेंगे नहीं? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पैसे का लेन देन हुआ वो चीज़ एक अपनी जगह है, लेकिन जो सेनेट में कौमी असेंबली का इलेक्शन था वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर एज हासिल था कि PDM ने एक हैवी वेट कैंडिडेट हफीज़ शेख के मुकाबले में लाए थे। हफीज़ शेख अनइलेक्टेड हैं। यूजुअली ये होता है कि जब गवर्नमेंट बनती है, हुकूमत बनती है, तो एक इलेक्टेड MNA जब मिनिस्टर बनता है तो वो तकरीबन 20 से 22 MNAs को लुक आफ्टर करता है, ठीक है, स्पेशली वज़ीर ख़जाना उनको बजट देता है और उनको अपने कंट्रोल में रखता है। हफीज़ शेख साहब नॉन इलेक्टेड हैं, वो MNAs का इतना ख्याल नहीं रखते, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, उनकी रूट्स भी बहुत गहरी हैं, उन्होंने इलाकाई सियासत की हुई है। फिर मखदूम अहमद साहब भी जो है उनके कज़न, वो भी इस्लामाबाद में आके सरीना होटल में ठहर गए थे, वो अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो कहीं पैसा चला और कहीं पुराने ताल्लुकात इस्तेमाल हुए। अब इसी तरह जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब काफ़ी अरसे से मौजूद है, सेनेट के चेयरमैन हैं और वो हाउस को चला रहे हैं, तो उनकी एक अपनी शनासाई है, बलूचिस्तान में तो उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और उनके एक अपने ताल्लुकात हैं सेनेटर्स के साथ, तो वो अपनी तरफ उनको खींच सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो जो मुकाबला कांटे का हो सकता है, आमने सामने है, वो मुकाबला कांटे का हो सकता है। सही, चलें आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं नून लीग की, और नून लीग की जानिब से मरीम नवाज़ ने एक दो टोक ऐलान किया है और उसका एक बैकग्राउंड है उस सारे वाक़े का। वो कहती हैं 2 का बदला 10 थप्पड़, लीगी अरकान की तज़हीक का बदला ज़रूर लेंगे। कैसे देख रहे हैं जी? ये मामला पेश आया है उसी दिन जिस दिन एतमाद का वोट लिया गया, और बाहर जो सूरत हाल थी वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं कि वो हंगामा आराई जो है किसी भी सूरत वो ना तो ठीक है, ना किसी ने ठीक कहना है, ना हो सकती है। लेकिन अहम बात उसमें ये थी, आज क्योंकि ख़वातीन का दिन है तो इस हवाले से मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि एक खातून रहनुमा भी थी उनमें, और उन्हें ही तंग करने की कोशिश में ये सारे की सारी सूरत हाल सामने आई। तो कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? राना साहब, बहुत ही दुखी किस्म का आपने जो है ना वो मामला छेड़ दिया है। बहुत दुख होता है। हम तो कहते हैं कि कोई गैर मुस्लिम भी खातून है, हमारे से ताल्लुक भी नहीं है, बिल्कुल, अगर वो कहीं पे कोई मौजूद किसी है भी तो हवाले से। औरत की इज्जत जो है ना वो हमारे ऊपर लाजिम है। हमारी तो ये ड्यूटी बनती है कि अगर औरत किसी प्रॉब्लम में है तो हम उसको बचाएं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना करें। है। मर्द होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम औरत ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करें कहीं पे भी, किसी भी हाल में। ये रवैया हमारी कौम का बहुत बुरा है और ये लेकिन बहुत इसके बुरी तरफ बरक्स जा अगर रहा है। मैं इस बयान पे आ जाऊं कि 2 के बदले में 10 थप्पड़, तो ये ये तो एक सिलसिला तवालत ये देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी ज़रूर, तफसील बता दूं उस दिन ज़रूर। के, क्योंकि मैं उस दिन कवर कर रहा था। सही। जिस दिन सेनेट का इलेक्शन था उस दिन भी मैं ये पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर जहाँ पे ग्रीन एरिया है वहाँ पे हम लोग मीडिया का सारा सेटअप कर लेते हैं और लोग आते हैं बिल्कुल। और वहाँ पे आके मीडिया टॉक करते हैं और वहाँ पे पुलिस भी खड़ी होती है। इसमें सबसे बड़ा मोर्दे इल्ज़ाम तो मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ठहराऊँगा। आपको नहीं पता था कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, रेड जोन है, आम आदमी को वहाँ पे आप आने नहीं देते। तो जिस दिन पीटीआई के कारकुन वहाँ आने रहे थे तो पुलिस और रेंजर्स जो हम सिक्योरिटी सब कुछ दिखाते हैं वो कहाँ पे मौजूद थे। आप पूरे वाक़े में देख लें, जब दंगा फसाद हो रहा है तो आपको कहीं भी बीच में पुलिस या कोई और सिक्योरिटी एहलकार नज़र नहीं आए जो इस वाक़े को बिल्कुल, रोक वो सकते थे। हंगामा आराई के बाद उन्होंने दूसरी अपने बात यह है कि जब एक जगह मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे कारकुनान, बेशक वो पीपल्स पार्टी के हो, मुस्लिम लीग नून के हो, पीटीआई के हो, अगर एक बड़ी तादाद में खड़े हैं तो वहाँ अगर दूसरी पार्टी का सरबराह जाएगा तो हमारे मुल्क में अभी इतना तमीज़ वो नहीं है कि आप उनकी इज्जत करें। यहाँ पे जिस तरह, जो सूरत क्योंकि हाल है। क्योंकि आप हमें तरबियत का दे रहे हैं। जब हम कौमी असम्बली में देखते हैं या सेनेट के अंदर लड़ाई झगड़े देखते हैं तो कारकुनान भी उसी तरह ही तरबियत लेंगे ना आपसे। तो बिल्कुल। दूसरी तरफ से ये बयान आना कि जी आप 2 थप्पड़ मारोगे, हम 10 थप्पड़ मारेंगे, ये बात गलत है, ये नामुनासिब बात है। हमारे लीडर हजरात को किसी भी पार्टी से हो, पीटीआई से हो, नून लीग से हो, पीपी से हो, इस किस्म का बयान नाजेबा लगता है कि आप यानी ये तरगीब देने के मुताबिक तरगीब है। देने के लेकिन हाँ, इसके बरक्स में ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि वो मामला जो हुआ वो गलत था, बिल्कुल उसको गलत कंडेम था। करना चाहिए हाँ, था, वो बिल्कुल चाहे कंडेम। और हुकूमती स्पीकर अराकीन साहब भी ने उस पर किया। हाँ, स्पीकर साहब ने किया। और स्पीकर साहब ने किया और उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी भी कराऊंगा। और मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं स्पीकर साहब का एक रोल बताता चलूँ। ज़रूर। जिस दिन ये अपना कॉन्फिडेंस का वोट लेना था प्राइम मिनिस्टर ने, तो जब हम प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे तो अपोजिशन ने तो बाईकाट किया हुआ था और अपोजिशन को बाईकाट नहीं करना चाहिए था, उन्हें इजलास के अंदर आना चाहिए था। तो मैंने देखा कि हुकूमती अरकान गए हैं अपोजिशन की सीट पे और वहाँ उन्होंने प्ले कार्ड्स लगाए जिनके ऊपर जरदारी साहब नवाज शरीफ से हाथ मिला रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ था नोट को इज़्ज़त दो। और अपोजिशन लीडर और कुछ और अरकान की सीटों के ऊपर वो जो शादी में नोटों वाले हार होते हैं वो उन्होंने चढ़ा दिए। और कुछ देर बाद जो है वहाँ पे मोहसिन दावड़ साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने भी उन प्ले कार्ड्स को उतारना शुरू कर दिया। मुराद सीद गए, उन्होंने जाके उनको मना किया कि आप इस तरह ना करें, ये हमने लगाए हैं। बहरहाल वो रुक गए। इतने में कौमी असम्बली के स्पीकर जो है असद कैसर साहब जब आके अपनी सीट पे बैठते हैं और जो ही उनकी नज़र अपोजिशन सीटों पे पड़ती है वो फ़ौरन असम्बली के स्टाफ को ऑर्डर देते हैं कि आप जाइए और इन तमाम प्ले कार्ड्स को उल्टा करके रखिए और ये नोटों वाले हार को बिल्कुल हटा दें। यानी कि उनका मकसद ये था कि जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं। फिर मुराद सईद सब उठ के स्पीकर के, पहले तो वो कारकुन के पास गए जो पार्लियामेंट का था, उससे जाके कहा भाई आप क्यों उतार रही है। उन्होंने कहा जी मुझे स्पीकर साहब ने कहा। फिर मुराद सईद स्पीकर के पास गए तो स्पीकर साहब ने स्टेट अवे कहा कि नहीं ये सब चीज़ें उतर जाएंगी। तो मुझे स्पीकर का बड़ा गैर जानिबदार किरदार वहाँ पे नज़र आया और ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है और उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल होके ये काम किया। तो मेरे ख्याल और इस मामले पे भी उन्होंने इजहार अफसोस किया है और वो कह रहे हैं कि वाकई नहीं होने चाहिए और बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे, उनकी इज्जत भी होनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक भी पार्लियामेंटेरियन है और अपना मरियम औरंगज़ेब। और सबसे अहम बात तो खातून का होना, और वो चाहे जैसा भी वहाँ पे इकट्ठ है उन्हें एहसास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मरियम नवाज़ की, क्योंकि सियासी हवाले से भी गुफ्तगू रही और उन्होंने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बौछार की। कहती हैं
अरकान असम्बली को हब से भेजा में रख कर वोट लिया गया। नून लीग को बड़ी रेस का घोड़ा वो करार देती हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को भी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त वो एक तो श्रिंक होती जा रही, क्योंकि उनके लीडर इस वक्त मफरूर होकर लंदन में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो जेल के अंदर हैं। तो अंदर के इख्तलाफात भी हैं, कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। लेकिन बड़ी रेस का घोड़ा तो है नून लीग, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने जो बयान दिया कि हब से बेजा में रखा गया, तो भाई ये उनके अपने अरकान थे जिन्होंने पहले भी उनको वोट दिया था। हब से बेजा में तो आपने रखा या अपने पैसों की खरीदो फरोख्त से यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट खरीदे, तो ये तो उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने उनको किसी ना किसी तरह मैनेज करना ही था। अगर वो उनको यकजा करके ना रखते तो हो सकता है आप अगवा करके ले जाते उनको। तो ये आप तो सियासत करते वो कोई नहीं आता, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ना उसमें। आप फिर ये सियासत है। सियासत में आप देखें कि जब जैसे पीएसएल होता है, क्रिकेट का जिक्र मैं कहीं ना कहीं से निकाल लेता हूं। वो होगा, मैं जानता हूं। जब दो टीमों के मैच होता है, पीएसएल था जैसे, तो उन्होंने अपने तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ को एक होटल में ठहरा, बाकायदा और बाकायदा स्ट्रिक्टनेस होती है वहां पे। इमरान खान अपने वर्ल्ड टूर्स में ऐसा करते रहे, और कप्तान और स्पेशली टीमों के हवाले से उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये भी लाजम बात है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला था, तो होगा। देखिए, उनका अपना अंदाज़ बयां है, लेकिन हुकूमत को मुश्किल में डालने के जतन तो जारी हैं पीडीएम की जानिब से। और आज भी उसी हवाले से इस्लामाबाद में बैठक लगाई जाएगी। लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद समेत आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये सूरत हाल जो जा रही है, ये पीडीएम जो सोच रही है, कोई ऐसा लाहे अमल तैयार कर पाएगी कारगर हो? देखिए, इस वक्त पीडीएम के अंदर बड़ी जमातें मौजूद हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से बाहर है। जमहूरी दौर में जब मार्शल था, लाइक ज़िया-उल हक का या जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उस वक्त भी दोनों पार्टियां बाहर थी, लेकिन दोनों पार्टियां मुल्क से बाहर मौजूद थीं और कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में इस तरह की जो जमहूरी एक्टिविटीज़ है उनकी इजाज़त नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार से बाहर है, नून लीग भी इक़्तिदार से बाहर, और ये दोनों पाकिस्तान की बड़ी पार्टियाँ हैं और ये टफ टाइम दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी बड़ा हैवीवेट कैंडिडेट खड़ा करके उसको जितवाया है, जिसकी वजह से एक वेकअप कॉल मिली है मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और उनको फ़ौरन ही 2 दिन बाद जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया। तो बिल्कुल ये अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखेंगी। जो अपोजिशन है वो टफ टाइम हुकूमत को दे रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो परफॉर्मेंस दे, क्योंकि महंगाई का ये आलम है कि आम आवाम जो है वो बुरी तरह इस वक्त पिस रही है। तो जो वादे किए थे, एक मुझे शेख रशीद साहब की असेंबली के अंदर जब खड़े होकर उन्होंने तकरीर की, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, जब अपोजिशन में होते हैं तो मंगल मंगल ही रहता है, सारा दिन गुजर जाता है और मंगल ही होता है। लेकिन जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है। तो 2.5 साल गुजर चुके हैं। तो वादे वफा करने का वक्त है। और जो हमारे लोग हैं अपना नौकरी पेशा, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब रेशो बहुत बढ़ गई है। जैसे मैं अगर जो है वो ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जाता था, तो जो 20,000 का बिल बनता था, अब वो 35-40 हज़ार का बनता है। बिल भी इस तरह बढ़ गए हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत ही गरीबों के लिए उनका नरम दिल है, वो चाहते हैं मुल्क के लिए कुछ करें। अब उनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करें, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब आवाम, लाजम बात है कि अगर महंगाई हो रही है तो वो कैसे गुजर बसर करेंगे। जो सरकारी लोग भी हैं जिनके बारे में उन्होंने सिफारिश की, वो अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जो मजबूर हैं या बिजनेसमैन छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उनके लिए मसाइल हैं। अब मैं चलता हूँ ज़रा पंजाब की जानब, जिसका आपने आगाज़ में जिक्र किया था। पीपल्स पार्टी बज़दार सरकार को तब्दील करने के लिए मुतहरिक। बिलावल भुट्टो की हमजा शहबाज से लाहौर में मुलाकात, रिहाई और सेनेट कामयाबी पर मुबारकबाद का तबादला हुआ। बिलावल भुट्टो कहते हैं वसीम अकरम प्लस जो हैं उनसे सब निजात चाहते हैं। आपको लगता है वाकई ऐसे चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि फिर वो आगे मैं वापस क्रिकेट पे ना, 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के अंदर, उनमें से कोई भी कप्तान बन सकता है, ठीक है ना, और उसने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। जितने भी MPAs हैं किसी भी पंजाब असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध असेंबली में, दे आर एलिजिबल फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। आपने पहले दिन से श्योर, हम लोगों को टारगेट कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप बताएं कि वो क्या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना। आप छोटी मोटी बात के लाहौर में गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, वो लोकल गवर्नमेंट का काम है। ये सबसे बड़ी नाकामी ज़रूर है पंजाब गवर्नमेंट की कि उन्होंने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं करवाए। उनको ये इलेक्शन करवाने चाहिए थे। और बुज़दार साहब अगर काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, करप्शन नहीं कर रहे,
तो ठीक है, आप क्यों उनको टारगेट कर रहे हैं, और उनको तब्दील करने से क्या हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, और अगर वो इसको अपनी लेके सियासी आएंगे। मूव ही चल रहे हैं, ये कोई ऐसी चाल है जो सियासत में उन्हें कामयाबी देती है, तो फिर कैसे देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इमरान खान साहब हार मानने वाले नहीं हैं। क्रिकेट की फील्ड में भी आपने देखा कि उन्होंने आके कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं वेस्ट इंडीज़ में हराऊँ, इंडिया को इंडिया में हराऊँ। मैं उस वक्त लड़कपन में था ज़रा, कॉलेज वगैरह की लाइफ में, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि ये कौन से खान साहब आ गए हैं जो वेस्ट इंडीज़ उस वक्त काली अंधेरी कहलाती थी, काली आंधी कहलाती थी, और इंडिया में गावस्कर, विश्वनाथ, बिशन सिंह बड़े बेदी, नाम, बड़े बड़े नाम थे। इनको इनके मुल्क में हराना हम इम्पॉसिबल समझते थे, लेकिन खान साहब ने पॉसिबल बनाया। अभी भी आप देखें कि खान साहब ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, उन्होंने इतना क्विक मूव की है सियासी बसात में, उन्होंने इतनी जल्दी चाल चली और अपने चाल में उन्होंने चेकमेट कर दिया कि उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। तो वो हारने वाले नहीं, और उन्होंने अगर कहा है कि बुरदास परफॉर्म करेगा या मेरा बंदा है, तो वो उसको लेके आगे चलेंगे। यानी आपको ये लगता है, लेकिन हालांकि खबरें तो गर्म हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, इस्तीफा लिया जा सकता है। खबरें तो आपको पता है पाकिस्तान में हर वक्त गर्म ही रहती है। यानी ये सिर्फ खबरों की हद तक ही आपको लगता है, या अफवाहों की हद तक? बिल्कुल अफवाहों की हद तक है। ये कोशिश अपनी पूरी करेगा पीडीएम, लेकिन वहाँ पे पीटीआई उनके इत्तेहादी, और वहाँ पे काफ लीग में ये ना भूले कि वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं। जब तक परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के साथ मुत्तहिद हैं, और वो बहुत ही आपको पता है ज़ीरक सियासतदान है, एक दौर नहीं, था। वो सॉरी, वो टेक ओवर तो कर सकते हैं, लेकिन बुज़दार साहब का रिजाइन को नजर आता है आपको? बुज़दार साहब मुझे अभी जाते हुए नजर नहीं आते। अभी जाते हुए नजर नहीं आते, ठीक है। लेकिन इसी बयान पे जो है वो रिएक्शन भी आया है। फिरदौस आशिक अमान, तर्जुमान सूबाई, उनका कहना है कि सिंध का पर्ची शहजादा शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अलग अलग बैठकों ने नून लीग में दरार वाज़ेह कर दी है। क्या ऐसा है कि वाकई नून लीग में दरार है? देखिए, बिल्कुल नून लीग में दरार इस वक्त इस तरह मौजूद है कि 2.5 साल गुजर चुके हैं। जो नून लीग के लीडर हैं नवाज शरीफ, वो लंदन में बैठे हुए हैं। जो इनके अरकान असम्बली हैं और मुस्लिम लीग नून के हैं, वो जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, जो जेल काट रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हमारा तो लीडर भागा हुआ है और हम किस लिए ये तकलीफ़ें उठा रहे हैं। फिर आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक तो नवाज शरीफ का है, जो नून लीग के वोट मिलते हैं नवाज शरीफ की वजह से मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में, हमजा शहबाज अच्छी खासी जेल काट के बाहर निकल आए हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो एक रिफ्ट तो नून लीग के अंदर मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा तो वाकई बहुत सारा किया कि ये सूरत हाल है। इवन शेख रशीद साहब कहते रहे नून और शीन के हवाले से, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है ना, मैंने शहबाज शरीफ को बहुत ही अपने बड़े भाई के लिए इज़्ज़त देते हुए पाया है। मुझे याद है मैं लंदन में मौजूद था जब मुशर्रफ साहब का दौर था, तो मुशर्रफ साहब ने मुशर्रफ साहब की तरफ से बहुत राब्ते किए गए थे शहबाज शरीफ साहब से। तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मैं अपने भाई के साथ दगा कर सकता हूँ तो कल को मैं आपके साथ भी दगा कर सकता हूँ। तो वो उनको बाप की जगह मानते हैं, खुल के सामने नहीं आते। लेकिन आपको पता है कि जब फैमिलीज़ बड़ी हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो ज़रूर इख्तलाफात सामने लेके आते हैं, और वो ये ज़रूर करते हैं कि देखें हमारे साथ ज़्यादती और ये फ़लाँ जगह। यानी आपको लग रहा है कि अब आने वाली नस्लों में ये चीज़ें नज़र आई हैं? आने वाली नस्लों में बिल्कुल नज़र आएंगी, बिल्कुल नज़र आएंगी। आपने उस दिन देखा था कि जिस दिन हमजा जो बेल पे रिहा होकर आए थे, तो वो तकरीर अपनी शुरू कर चुके थे, उन्होंने स्टार्ट लिया है। तो इतने में ही मरियम जो है वो गाड़ी से बाहर निकली हैं और उन्होंने जो क्राउड को है अपनी तरफ पुल करने की कोशिश की, वेव करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें तो नज़र आ जाती हैं ना आम आदमी को भी। चलें, एक बड़ी अहम खबर जो लीडिंग स्टोरी है अखबारात की। रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस गाड़ियों पर फायरिंग, SHO एक एहलकार शहीद। और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार हमलावर SHO रेस कोर्स मियाँ इमरान की गाड़ी पर फायरिंग करके फरार। नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन में होगी। G13 कंटेनर चौक में रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकारों पर फायर खोल दिया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, सर्च ऑपरेशन। और उसके बाद बयान भी आया उनका वज़ीर दाखिला को, उन्होंने वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट भी तलब की है और साथ में बोला है कि कैफरे किरदार तक बहुत जल्द पहुँचाया जाएगा इन्हें। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी है कि यहाँ पे दारुल खिलाफा में ये सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए और SHO की डेथ। राना साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही काबिल ऑफिसर था, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर था, उसके साथ ये जुल्म हुआ है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर दारुल खिलाफा के आसपास इर्द गिर्द इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ पुलिस वाले अगर सेफ़ नहीं हैं, पार्लियामेंटेरियन सेफ़ नहीं है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो ये हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भी देखना पड़ेगा, बाकी IG जो इस्लामाबाद है उनको भी देखना पड़ेगा और इसका सद्देबाप करना पड़ेगा। और जो इसके जो वाक़या हुआ है इसमें जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये हरकत की है,
उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जब तक आप किसी भी जुर्म में मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, लोग मिसाल नहीं लेते, जराइम इसी तरह बढ़ते रहते हैं। तो ये बिल्कुल दारुल खिलाफा में बहुत बड़ा और वाक़या एक है। ही दिन में बहुत 2 बड़ा। वाक़यात और एक- 2 शहादतें, पुलिस के ऊपर फायरिंग इस बिल्कुल, तरह, और एसएचओ SHO। और वो शख्सियत भी ऐसी, एक तो यंगस्टर हैं, दूसरा प्रोमिनेंट हैं, टैलेंटेड हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र देखिए, किया। उनके वालिद साहब भी शहीद यंगस्टर, हुए थे, वालिद साहब भी वो खुद शहादत भी के शहीद हुए, मरतबे तो उस फाइज हुए। खानदान को तो हमारी तरफ से सलाम है। अल्लाह ताला बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए बेहतरियां पैदा करें। और जब इस तरह के ऑफिसर, एक ऑफिसर जाता है तो समझे कि सैकड़ों ऑफिसर्स जाते हैं। बिल्कुल, बहुत काबिल वो लोग बहुत बड़ा होते हैं। लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे लिए। सही। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा जिक्र कोरोना के हवाले से भी कर लेते हैं। कोरोना भी तो दोबारा सर उठा रहा है और अच्छा खासी सूरत हाल जो है वो बिगड़ भी रही है, और इसी वजह से PSL, क्योंकि क्रिकेट की आप बात करते हैं तो PSL भी ख़त्म हो चुका और वो सूरत हाल और गहमा गहमी भी रुक गई है। लेकिन मज़ीद 39 अमवात और 1780 नए केसेस, पेशावर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तो कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल फिर दोबारा? राना साहब, आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। और मैं UK की ज़्यादा मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। अभी तक वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ पे नहीं निकला। हमारे पाकिस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं चल सकता क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, या हम बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री हैं। तो यहाँ पे कारोबार, लेकिन SOPs पे अमल करना चाहिए। देखिए, हम और आप बैठे हुए हैं, हमने वो फासला 6 फुट का मेंटेन किया हुआ है, बात कर रहे हैं। मास्क आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, हैंड सैनिटाइजर। अभी ये वबा गई नहीं है पूरी तरह से, और वैक्सीन भी तकरीबन अभी लगनी शुरू हुई है। तो बात वही है कि जब हम एहतियात का दामन छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। ये शादी हॉल जिस तरह खुल गए हैं, गवर्नमेंट तो आपको बेनिफिट दे रही है कि शादी हॉल खोल दिए हैं, लेकिन आप खुद अकल करें, हज़ार हज़ार लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो वो तो कोरोना फैलेगा क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुए। तो मेरी यही इल्तिजा है अपनी आवाम से कि कम से कम SOPs पे अमल करें। आवाम को तो अपनी ज़रूर ज़िंदगियां मिले। बचाने के लिए करना चाहिए और सोचना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमती इक़दामात वो हैं काबिल तारीफ़ के, ऐसे कि वाकई इक़दामात ऐसे हो रहे हैं कि ये मामला देखिए कंट्रोल हो राना जाए? साहब, जब इज्तमाही कोई मामला आ जाता है तो हुकूमत की एक जिम्मेदारी अपनी जगह होती है और आवाम की भी तो जिम्मेदारी होती है। अगर हुकूमत आपको कह रही है SOPs पे अमल करने के लिए, और बाज़ार में वाफिर मिकदार में मास्क मौजूद है, हैंड सैनिटाइजर वो मटीरियल मौजूद है जो आपको अब तहफ़्फ़ुज़ जो दे सकता है। हुकूमत है वो 22 करोड़ आवाम के पीछे एक एक बंदा तो नहीं लगा सकती, पुलिस वाला तो नहीं लगा सकती। वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। होटलों पे भी उन्होंने जिस तरह कहा था, जो SOPs पे अमल नहीं कर रहे थे उन होटलों को बंद किया, उन्होंने कुछ बैंक्वेट हॉल्स को बंद किया। तो हुकूमत अपने तौर पे काम कर रही अगर है। अवाम ने यही बेहिसी का मुजाहरा रखा तो फिर आप सूरत हाल जाते हुए देख रहे हैं खतरनाक? आप देखें, सबसे बड़ा जुल्म जो होता है ना, वो आप अपने घर के जो बुजुर्गवार हैं उनके साथ करते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं और आप यंग हैं, और अगर आप कोरोना घर लेके चले जाते हैं तो आपके जो भी बुज़ुर्ग, चचा, मामू, माँ बाप मौजूद हैं वो उसको कैरी कर लेते हैं और उनकी अमवात हो जाती हैं। तो हमें कम से कम अपने घर वालों का ख्याल करना चाहिए। बाहर निकलना भी ज़रूरी है क्योंकि रोज़गार की तलाश में या मुआशी हालत हमारे मुल्क की जैसे है, बिल्कुल बाहर ज़रूर जाए, लेकिन मास्क ज़रूर लगाए। कम से कम मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सही। कुछ खबरें हैं इंटरनेशनल हवाले से और जिक्र करते हैं भारत का। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी का इज़हार तशवीश। जनीवा में इंसानी हकूक़ तंजीमों का एहतजाज। देरी फसादात में मुसलमानों के कत्ल आम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। और ये जो फसादात हैं उसी की ये खबर कि क्योंकि अभी तक भारतीय किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, हकूक़ छीनने की जंग चल रही है वहाँ पर शिद्दत पसंदों से। पंजाब और राजस्थान में अहम शाहराएँ ब्लॉक पार्लिमान के घेराव की तैयारियां, और ये अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुका है ये मामला। और मोदी सरकार, बल्कि नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं भारत के, वो अपनी हठधर्मी बरकरार रखे हुए हैं। और किसान तबका जो है वो लोग जो वाकई वहाँ पे बोते हैं और अपनी फसलें काट के खाने के लिए राशन या अनाज देते हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। और वो इस वक्त दारुल हुकूमत में बैठे हुए हैं और वो एहतजाज के नए नए तरीके, ट्रैक्टरों से, और उनकी तादाद और उनका गुस्सा, वो सारी की सारी सूरत हाल बढ़ रही है। आखिर किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं भारत को। और अब दुनिया में गूंज शुरू हो गई, आवाज़ें उठना शुरू हो गई। आपको लगता है कोई तब्दीली आएगी या इन लोगों का, किसानों के साथ कुछ बेहतरी देखिए, होगी? भारत का मकरूह चेहरा अब दुनिया के सामने यहाँ होना शुरू हो गया है। और इसमें मैं एक क्रेडिट अपना
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दूंगा, जब उन्होंने यूएनजीए में 2019 में खड़े होकर तकरीर की थी और दुनिया को बताया था कि किस तरह कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है और भारत के अंदर भी जो अक़लियतें हैं और ख़ास करके मुसलमान हैं उनको आप गाय ले जाने पे, छोटे छोटे वाक़यात पे किस बेदर्दी के साथ मारते हैं, किस तरह लिंचिंग वहाँ पे की जाती है। और अब जब से ये किसानों का मामला हुआ है तो दुनिया के जो है और नज़रें खुलती जा रही हैं और दुनिया ने नोटिस लेना शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी जिस तरह पाकिस्तान में ज़रा सा कोई वाक़या हो जाता है और उसको बुरी तरह उछाला जाता है, वो चीज़ अभी नहीं है। इंडियन मीडिया भी जो है वो भी मोदी के अंडर कंट्रोल है और कई चीज़ों को छुपा भी दिया जाता है, लेकिन जो कुछ देखने में आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक भी है। लेकिन और बड़े यहाँ पे जालमाना मैं इक़दाम है। ज़िमनन सवाल ज़रूर करूँगा सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है, यानी अब तो भारत की वो कम्युनिटी है जो मुसलमान नहीं है, इसके अलावा इससे पहले भी दरद के साथ भी जो सूरत हाल रही, लेकिन अब क्या कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि कश्मीर के हालात बदलेंगे, वहाँ की सख्तियाँ टलेंगी, वहाँ पे जो लॉकडाउन है वो कम होगा और वो जबरी लॉकडाउन है और जो तशद्दुद, जो वहाँ पे जुल्म सितम ढाया जा रहा है, जो जबर वहाँ पे किया जा रहा है, उसमें भी कोई कमी आपको नज़र आ रही है? इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी इस आज़ाद होंगे इंडिया से और उनकी अल्लाह ताला भी सुनेगा और दुनिया भी देख रही है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाशिस्ट इकदामात की तरफ जा रहा है। आप देखते हैं जैसे आपने जिक्र किया दलित हों या दूसरी अक़लियतें हैं उनके ऊपर हमला करे, एक जिस तरह कोई माफिया नहीं होता वो इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है। और मोदी का तो किरदार सबको पता है, जिस तरह उसने गुजरात के अंदर दहशतगर्दी की थी और दुनिया भर में उसके आने जाने पे पाबंदी लग गई थी, तो हिंदुस्तान का चेहरा और ये किसान बरादरी भी तो सारी सिख बरादरी है। आप देखें कि ये वो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को ये अपने खुराक, सब्जी, अजनास इस किस्म के जो है प्रोवाइड करते हैं और अपनी मेहनत से अपना जो है रोज़गार कमाते हैं। आपने उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है इंडिया को मेरे ख्याल से मज़ीद टुकड़ों की तरफ लेके जाएगी। नहीं और तो लोग आपको भारत के अंदर कोई ऐसा खलल नज़र आता है कि वहाँ से आवाज़ें गूंजती हुई नज़र आती हैं? वहाँ से देखें, असल में वही बात है कि वहाँ से जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से सेन वॉइसेस जो है वो उठना शुरू हो गई हैं और ये इनकलाब अंदर से ही आ रहा है ना। आप देखें कि जो कश्मीर पे जुल्म हो रहा था, अब जब सिखों के ऊपर जुल्म किया है तो वो बाहर निकल आए, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को। तो ये बिल्कुल भारत के अंदर जो है वो मुझे तब्दीली आती नज़र आती है। बिल्कुल। और वो तब्दीली क्या कोई तोड़ फोड़ की सूरत में नजर आती है? बिल्कुल हो सकता है आपस तकसीम में होता हुआ नजर आ रहा है ज़्यादा। बिल्कुल आपको पता है कि वहाँ पे दूसरी भी तहरीकें चल रही हैं और खालिस्तान की तहरीक भी है। सिख चाहते हैं कि उनको एक अपना मुल्क बने जहाँ पे वो अपने तौर तरीके से रह सकें। कश्मीरी चाहते हैं कि उनको वहाँ पे रेफरेंडम कराएं, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कश्मीर में रह सकें। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के में काफ़ी टूट फूट हो जाएगी। सही। अफ़गान अमन अमल के हवाले से बात करते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद की दोहा में तालिबान मुज़ाकराती टीम से मुलाकात, अमन माहदे पर अमल दरामद समेत मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। अशरफ गनी ने अमन अमल को नए इंतखाबात से मशरूत कर दिया। कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरतें और स्पेशली इसमें पाकिस्तान का किरदार? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है खित्ते के लिए वो अफ़गान जो अमन है वो अफ़गानिस्तान के लिए है, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान में जो धड़े मौजूद हैं अपोजिशन के, तालिबान है या मौजूदा गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो इनके अंदर कॉन्सेंसस पैदा होना चाहिए, इनको आपस में समझौते करना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है अफ़गानिस्तान का अमन, क्योंकि उससे पाकिस्तान पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और ख़ित्ते के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है तो आपको पता है कि ये वस्ती जो एशियाई रियासतें हैं यहाँ पे हमें अप्रोच मिलेगी, हम वहाँ से कारोबार कर सकेंगे जिसमें अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा और इस खित्ते को बहुत फ़ायदा है। तो बिल्कुल वहाँ पे अमन आना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत ही इस वक्त मुस्बत किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, और अगर ये अमन हो जाता है तो खित्ते में भी अमन आ जाएगा और क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा, और क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा और मुआशी हालात भी इस खित्ते के बेहतर होंगे। सिद्दीकी साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।